हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आज हम डायगोनलाइजेशन टॉपिक को ही पहले कंटिन्यू करते हैं। कल हमारे कुछ एक दो टॉपिक्स रह रहे थे डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के। उसके बाद हम लोग जो है व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड व्हाट इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो सॉरी, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी एक मैट्रिक्स जो है इट इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल अगर उसके पास एन इगन वेक्टर्स होंगे जो कि इंडिपेंडेंट होंगे एक दूसरे से। ठीक है ना? तो अगर उसके उसके इगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, इफ दे आर इंडिपेंडेंट, तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, बाकी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करे सच दैट कि P इनवर्स AP आपका एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज हम एक थ्योरम और पढ़ेंगे कि कोई भी मान लो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने उस मैट्रिक्स की ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करी। इफ इट हैज डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज, ठीक है, तो 100% सीधी सी बात है कि उसके एन इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स होंगे, तो भी हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स आपकी कैसी है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो इफ यू फाइंड आउट ऑफ अ मैट्रिक्स दैट की इसकी डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, जब इगन वैल्यूज आपकी सेम हो जाती हैं, जैसे कि बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि लैम्डा 1 की वैल्यू भी 2 आ रही है, लैम्डा 3 की वैल्यू भी 2 आ रही है, लैम्डा 2 की वैल्यू 0 आ रही है, लाइक दैट। तो उस केस में हम लोग को फिर भी डाउट क्लियर करने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ता है कि इस ईगन वैल्यूज के लिए एन या कुछ इंडिपेंडेंट ईगन वेक्टर्स मिल रहे हैं या नहीं। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि हमको उस पर्टिकुलर ईगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आपको इंडिपेंडेंट वेक्टर मिले या ना मिले। ठीक है, दोनों ही चांसेस होते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन फॉर द डायगोनलाइजेशन। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास, अगर और उस मैट्रिक्स के एन डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज हैं, तो इन ईगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग जो ईगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे ही होंगे। ठीक है ना? और हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। हालांकि प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से एमएससी वगैरह में प्रूफ इतना नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ही ज्यादा पूछा जाता है। पर फिर भी आप लोग देख लो, इतना हार्ड नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 से लेके लैम्डा n, ये आपकी क्या है, ईगन वैल्यूज है। ये आपकी ईगन वैल्यूज है आपकी इस मैट्रिक्स की। ठीक है, और इन्हीं इगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास फिर सीधी सी बात है, जब आपके पास एन इगन वैल्यूज है तो आपके पास एन ही कैसे होंगे, इगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है ना? अब हम ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज हैं तो हमारे पास डिस्टिंक्ट इगन वेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारे शुरू इसमें कहीं ना कहीं आपका एम भी होगा, एक एम मान लिया, एक हमने यहाँ पे कहीं m+1 होगा ऐसे हमारा एक। ठीक है ना? हमने मान लिया कि जो शुरू के हमारे जो m शुरू के जो हमारे m ईगन वैल्यूज हैं वो हमारी सॉरी जो m ईगन वेक्टर्स हैं, सॉरी जो हमारे शुरू के ये x है, ये x है, जो हमारे शुरू के x m ईगन वेक्टर्स हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ठीक है ना? लेकिन जो हमारे शुरू के x1 x2 xm+1, ये जो हमारे शुरू के xm+1 ईगन वेक्टर्स हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि ये वेक्टर्स हमारे डिपेंडेंट है। मतलब कि एक xm+1 ईगन वेक्टर जुड़ जाने से इस सेट में ये हमारा सेट डिपेंडेंट हो जाता है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, कि xm वेक्टर्स जो हैं ये हमारा जो सेट है x1 x2 से लेके xm तक का, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। और xm+1 तक का जो सेट होगा हमारा x1 x2 से लेके xm+1 तक का, वो सेट हमारा कैसा होगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर ऐसा हो सेट होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन लेके चल रहे हैं जैसे कि हम इसको प्रूव कर सके सही। ठीक है, तो xm
तक जो है आपके जो फर्स्ट m इगन वेक्टर्स है वो हमने माना कि लीनियर इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो शुरू के m+1 इगन वेक्टर्स है वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट है। अब देखो लीनियरली डिपेंडेंट की कंडीशन आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताई है कि जो कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट होता है तो उसको जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं बाकी अनदर वेक्टर्स के। ऐसा होता है ना कि जैसे कि कोई भी वेक्टर का सेट है तो दैट सेट इज सेट टू बी लीनियर इंडिपेंडेंट अगर हम उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट कर पाए बाकी सारे वेक्टर्स के, और उसमें सभी स्केलर्स की वैल्यू को हम 0 के बराबर रख देते हैं। लेकिन क्योंकि हम लीनियरली डिपेंडेंट मान के चल रहे हैं तो जो हम लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे फ्रेम करेंगे उसमें एक ना एक नॉन जीरो स्केलर ऐसा जरूर होगा, मतलब कि सारे के सारे जो ये जो कि C1 C2 ये सब स्केलर्स है ये आपके 0 के बराबर नहीं होंगे, इनमें से एक नॉन जीरो स्केलर जरूर होगा। ठीक है, तो जो हमारा देखो जो ये xm+1 हमारा वेक्टर था, इस वेक्टर को हमने बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। ठीक है, इस तरीके से ही तो लिखेंगे xm+1 C1 x1 इस तरीके से लिखेंगे जहां पे आपके ये सारे ci 0 के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अब हमने क्या करा कि आपने क्या करा, आपके पास ये गिवन था। ठीक है, xm+1 जो था, क्योंकि सिर्फ इसी वेक्टर के आने से जो मेरा ये सेट था ये मेरा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना, तो मैं इस वेक्टर को इन बाकी सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखूंगी। ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू दिस जो मेरे ये सारे स्केलर्स हैं इनमें से एक ना एक तो नॉन जीरो जरूर होगा। ठीक है ना, ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देखो इतना तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैंने लीनियर इंडिपेंडेंसी एंड लीनियर डिपेंडेंसी के बारे में अपना वेक्टर स्पेस वाली प्लेलिस्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे सब में a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a(xm+1) इज इक्वल टू a C1 x1 प्लस ये a C2 x2, इस तरीके से आपका चलेगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, देखो आपकी जो इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स वाली डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो यही तो कहती है ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यही तो कहती है। तो हम इन सबको इसके बराबर लिख सकते हैं। आपका ये आपको किसके बराबर लैम्डा m+1 xm+1 इसी के बराबर तो आ जाएगा, है नहीं। इसी तरीके से आपका ये C1 तो स्केलर ऐसे रहेगा, इसकी x1 की जगह क्या जगह λ1 x1, सिमिलरली C2 λ2 x2, इस तरीके से आ जाएगा। एक इक्वेशन आपने अपनी ये मान ली। ठीक है, और एक इक्वेशन मेरी ये सबसे ये सेकंड मान लेते हैं, ये मेरी फर्स्ट वन थी। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन थी ना, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने λm+1 से मल्टीप्लाई कर दी सब जगह। ठीक है, किस वाली में, इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में xm+1 है, इसमें हमने λm+1 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करवा दी। C1 λm+1 x1 प्लस के C2 λm+1 x2, इस तरीके से हमने पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपकी इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम सेकंड एंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप देख सकते हो, देखो λm+1 xm+1 x1 ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए तो 0 हो जाएंगे, इज इक्वल टू C1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा λ1 माइनस के λm+1, सिमिलरली यहाँ पे C2 बचेगा और x2 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा λ2 माइनस के λm+1। इस तरीके से ये आपका चलेगा। अगर मैं फाइनल भी बनाने की देखूं तो एक मिनट रुकना, ये आपके सारे xm तक चल रहे थे ना, सिमिलरली यहाँ पे आपका acm xm हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो लास्ट होगा ये आपकी जगह हो जाएगा आपका cm λm xm हो जाएगा ये आपका। ठीक है ना, और यहाँ पे जब मैं इस इक्वेशन में a से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को मिलेगा, हाँ ठीक है ना, λm+1 से सॉरी मल्टीप्लाई कर रही थी मैं, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा λm+1 cm और xm, ये मिला। अब मैं इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरी लास्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, मेरे को मिल जाएगी cm एंड xm बाहर आ जाएंगे, और ये मेरे को मिलेगा λm माइनस के λm+1। तो आप देख सकते हो कि ये तो देखो जो भी वैल्यू सही, आप मोटी मोटी चीज ये देखिए, x1 x2 से लेके xm तक, C1 C2 से लेके cm तक,
बेसिकली हमारा जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, जैसे लीनियर इंडिपेंडेंसी की कंडीशन क्या होती है, लीनियर इंडिपेंडेंसी की कंडीशन यही तो होती है C1 X1 C2 X2 से लेके Cn Xn, ये आपका 0 के बराबर होता है, तो हम कह देते हैं कि ये आपका जो है लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि X1 X2 से लेके Xm तक ये हमने लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मान के चले थे हम लोग, है नहीं, और ये सब हम लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मान के चले थे एंड इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो मान के चल रहे थे वो चीज गलत थी, ठीक है ना। तो यही चीज देखो इन्होंने भी करी है, यहाँ पे देखो फिर इसको सब्ट्रैक्ट करा m तक आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे फर्स्ट m इगन वेक्टर्स थे वो आपके कैसे थे, लीनियर इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम इन्फर कर सकते हैं कि हमारे इस इक्वेशंस के जितने भी आपके कोफिशिएंट्स थे वो सब 0 के बराबर होंगे। भाई लीनियर इंडिपेंडेंट है तो सबको 0 के बराबर रख सकते हो ना आप, ठीक है ना। मतलब कि ये वाला जो x1 वेक्टर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, c1 लैम्डा माइनस के ये इन सबको आप 0 के बराबर रख सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ से क्या मिला आपको कि अगर आपकी इगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट हैं तो इट फॉलोज कि उसकी जितने भी स्केलर्स वैल्यूज हैं आपको वो 0 मिल रही हैं, है ना। क्योंकि हम जो असम्पशंस लेके चले थे xm+1 को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे फर्स्ट टाइम इगन वेक्टर्स के, वो हमारी जो हम मान के चले थे, क्योंकि हम डिपेंडेंसी लेके चल रहे थे तो हम लोगों ने क्या करा था कि xm+1 वेक्टर को हमने प्रीवियस इगन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो ये असम्पशन को इसने हमारी कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि हमारे सारे स्केलर की वैल्यूज 0 आ रही थी। ऐसा करने से इगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। तो यहां से आपका ये पता चला कि अगर आपके पास n इगन वेक्टर्स हैं तो वो आपके लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे इफ यू हैव डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज, ठीक है। तो एक सिंपल सी थ्योरम बस इतनी थी, तो वो मैट्रिक्स आपके डायगोनलाइजेबल कहलाएगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ये आप देख सकते हो कि ये तो आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और आपको देख सकते हो आप ये कैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सॉरी ये जो ट्रायंगल है ये वाला नहीं है, ये वाला, ये आपके एलिमेंट 0 होते हैं, या फिर ये आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, ऊपर अगर ये वाले एलिमेंट आपके 0 होते थे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाती। तो आप लोगों को जब इगन वैल्यूज मैंने निकालनी बताई थी तो उसमें आपको बताया था कि अगर कोई भी आपको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन है तो जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल पे जो आपके नंबर्स लिखे हुए होते हैं वही आपकी इगन वैल्यूज होती है। तो इस केस में 1 0 और -3 यही आपकी इगन वैल्यूज होंगे, एंड बिकॉज दीज आर डिस्टिंक्ट इगन वैल्यूज तो इसके मतलब इसके पास डिस्टिंक्ट इगन वेक्टर्स भी होंगे एंड ये मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल होंगे। दैट्स इट। थ्योरम के बेसिस पे हम इसको इतने में बता देंगे कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, भाई लैम्डा i माइनस के का डिटर्मिनेंट निकालो, इक्वेशन बनाओ, इगन वैल्यूज निकालो, फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इगन वेक्टर्स निकालो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन ये एक थ्योरम भी है, ये मैंने आपको बताई थी, बल्कि देखो अगर इस पीडीएफ में हुआ ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इगन वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं, सॉरी देखो इगन वैल्यूज फॉर द ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है देन इट्स इगन वैल्यूज आर एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है, क्योंकि देखो जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनकी जो इगन वैल्यूज होती है वही होती है जो उनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होते हैं। क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये वाला हिस्सा आपका देखो 0 बन रहा है नहीं, इसमें देखो ये ऊपर का भी और ये नीचे का भी, तो इस तरीके की जो मैट्रिसेस होती है इनके तो प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होते हैं वही उनकी इगन वैल्यूज होती है। देखो आप देखो इस उन्होंने देखो सोल्यूशन करा, देखो उन्होंने प्रॉपर मेथड से इसका देखो निकाला, तो देखो इगन वैल्यूज अब भी इसकी देखो वही आएंगे, देखो 2 1 -3 2 1 -3, ठीक है ना, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स में है, ठीक है। तो ये एक थ्योरम होती है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ कि अगर आपको कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो, आप उसके लिए एक डायगोनलाइज मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे आपको कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, R3 वेक्टर स्पेस है, R3 वेक्टर स्पेस में, एंड दिस इज डिफाइंड लाइक दिस, ठीक है। तो हमको क्या करना है, एक ऐसा बेसिस फाइंड आउट करना है। स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है R3 का, R3 वेक्टर स्पेस का स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस होता है R3। ये R3 वेक्टर स्पेस जो होता है ना ये उसका स्टैंडर्ड बेसिस होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड नहीं, एक आपको नॉन स्टैंडर्ड बेसिस फाइंड आउट करना है, एक ऐसा बेसिस फाइंड आउट करना है जिसके लिए जो ये R3 वेक्टर स्पेस है आपका, इसके लिए आपको इस R3 वेक्टर स्पेस के लिए
इस ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसा बेसिस फाइंड आउट करना है सच दैट कि जो मैट्रिक्स हो आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटिव टू बी डैश वो आपकी डायगोनल हो। देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। देखो बेसिस हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, चेंजेस ऑफ बेसिस एंड कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर बेसिस, ये सब मेरी वेक्टर स्पेस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। देखो तो देखो सबसे हमने अभी इससे पहली वीडियोस में आपको बताया था मैंने इसी में ही कि अगर आपको कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन गिवन होती है तो हम सबसे पहले उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। जब मैंने आपको बताया था कि अगर हमको कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें उसकी इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले उस ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आप ड्राइव करते हो। उस मैट्रिक्स आपको मिल जाती है फिर तो सब चीजें आसान हो जाती है। फिर तो मैट्रिक्स मिल गई तो आप उसे इगन वैल्यूज भी निकाल सकते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू, और उन इगन वैल्यूज के बिहाफ पे आप इगन वेक्टर से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने आपको देखो इससे पहली वीडियो में बताया था, मैं आपको दिखा देती हूँ उस पीडीएफ में वो पॉइंट कहाँ है। देखो ये रहा, ठीक है ना, कि अगर आपको कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, इगन वैल्यूज एंड इगन वेक्टर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसकी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आपको कोई ट्रांसफॉर्मेशन गिवन हो तो आप उसके एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में आप उस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट करते हो, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद तो फिर सब सिंपल है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन में आपको मैं कन्वर्ट करके दिखा दूंगी, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं, एक बार मैं ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह लिख लेती हूँ बस, एक मिनट रुकना। ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को दे रखी है x1 माइनस x2 माइनस x3, x1 प्लस 3x2 प्लस x3, एंड माइनस 3x1 प्लस x2 माइनस x3, ठीक है ना। माइनस 3x1 माइनस x प्लस x2 माइनस x3, सॉरी प्लस x2 एंड माइनस x3, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसी को ही जो है पहले तो हम इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। देखो इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका स्टैंडर्ड बेसिस आपको पता होना चाहिए जिस वेक्टर स्पेस में आपको ट्रांसफॉर्मेशन डिराइव है। मैंने आपको बताया था कि ये R3 वेक्टर स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइड है, डिस्क्राइब है R3 टू R3 वेक्टर स्पेस में। तो जो इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने E1 नाम दे दिया, इसको E2 नाम दे दिया, इसको E3 नाम दे दिया, ठीक है, आसानी के लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे हम इस E1 वेक्टर में। हम इसकी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, किसके, ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है। तो देखो टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाना मेरे को इस E1 वेक्टर में, मतलब कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी इसमें, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या कहती है मेरी, ये जहाँ पे x1 की वैल्यू 1 है, x2 की 0 है और x3 की 0, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस ये जो मेरा 1 0 0 है इसको मैं इसमें पुट करूंगी, ठीक है, फिर इसमें पुट करूंगी दूसरे वाले में, फिर इसमें पुट करूंगी, ठीक है। इससे मेरे को 3 वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। तो जब मैंने 1 0 0 को इसमें पुट करा, x1 की वैल्यू 1, x2 की 0, x3 की 0, तो यहाँ पे मुझे मिला 1, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इस 1 0 0 को हमने x1 प्लस 3x2 प्लस x3 में रखा, तो आपको भी यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली आपने जब इसमें रखा तो आपको मिला -3, ठीक है। अब हम लगाएंगे TE2, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हमारा E2 क्या था, 0 1 0, ठीक है। अब हम देखो 0 1 0 को पहले इसमें रखेंगे, फिर जब मैं 0 1 0 को इस वाले ऊपर वाले में रखूंगी तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा -1, यहाँ मिलेगा मेरे को 3 और यहाँ मिलेगा मेरे को 1, ठीक है। फिर जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगी इस E3 वेक्टर पे तो मेरे को ये क्या 0 0 1 मिलेगा, तो यहाँ से ये मेरे को मिल जाएगा आपका -1 1 एंड अगेन -1, ठीक है। तो जो मेरी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो हम नाम दे दो, चलो उसको A नाम दे दिया हमने, तो जो मैट्रिक्स हमारी बनती है वो कैसे मिलती है, हमारी जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई होती है E1 पे, ट्रांसफॉर्मेशन लगाई होती है जो E2 पे, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लगाई होती है E3 पे, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपके कॉलम मैट्रिक्स होते हैं ये, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो जो मेरी मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मुझे मिलेगी 1 1 -3
जो T1 पे यही तो आया था आपका, ये कॉलम मैट्रिक्स है तो ऐसे कॉलम में लिखनी है, -1 3 1 -1 1 -1, ये आपकी क्या होगी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब हम इसकी ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है भाई, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि आपको उसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है ना, अब इसकी ईगन वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का होता है लैम्डा i माइनस के a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम। ठीक है, उसको इक्वल टू 0 करते हैं इससे। अब देखो अब छोटी छोटी चीज इतनी बताने की जरूरत नहीं है, आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ पे हमारा R3 वेक्टर स्पेस है, तो इसका मतलब हम 3x3 की जो है हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारी ये मैट्रिक्स भी 3x3 की है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, इस तरीके से करेंगे। ये आपका लैम्डा इमा होगा माइनस के a 1 -1 -1 1 3 1 माइनस के 3 1 -1। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे लैम्डा -1 1 1 -1 लैम्डा माइनस के 3 -1 3 -1 एंड लैम्डा +1, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। देखो डिटर्मिनेंट मैंने अलग से निकाल लिया है, मैं आपको बता रही हूँ इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा, जो आपको डिटर्मिनेंट के बाद जो आपको फाइनल एक इक्वेशन बनेगी, उस इक्वेशन के बाद जो आपको फाइनल रूट्स मिलेंगे वो आपको ये मिलेंगे लैम्डा माइनस के 2 लैम्डा प्लस के 2 एंड लैम्डा माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा एक आपको ईगन वैल्यू मिली 2, एक ईगन वैल्यू मिली आपको 3 एंड एक ईगन वैल्यू मिली आपको माइनस के 2। ठीक है, ये मिलेगी आपको। ठीक है, अब हम इन ईगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करेंगे, जो है हम ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ईगन वेक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इनके, तो अब जब हम इसके ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग फाइंड आउट करेंगे। तो ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने का क्या होता है, लैम्डा 1 i माइनस के a, यही तो होता है। ठीक है ना, ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए यही तो चीज हम करते हैं। तो इसमें आप देखो एंड x इज इक्वल टू 0, ये चीज हम रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू हमारी 2 होगी। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो 2 0 0 0 2 0 0 0 2 माइनस a की वैल्यू जो हमने अभी फाइंड आउट करी है, ये a मैट्रिक्स। ठीक है, 1 -1 -1 1 3 1 माइनस के 3 1 -1 ये। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, ये मैंने अभी लैम्डा सॉरी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1 0 -1 1 एंड यहाँ पे भी आपको मिलेगा ये 1। ठीक है, 0 ये -1 हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा और ये भी आपका -1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा ये 3 है नी, ये हो जाएगा -1 एंड आपका ये जो होगा 2 एंड 1 दिस इज ऑल्सो 3, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अभी हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे। ठीक, मैं ऑपरेशंस लगाऊंगी। अभी देखो हम ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए इस मैट्रिक्स को हम लोग जो है आपका रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और रो ऑपरेशंस लगा के, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा के। ठीक है, तो हमने R2 में ऑपरेशन लगाया सबसे पहले यहाँ पे R2 + R1। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, फिर हम अगेन इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। मैं पार्टीशन कर दूँ, इतना स्पेस है नहीं, क्योंकि R3 में ऑपरेशन लगाएंगे फिर से हम R3 + R1। तो यहाँ पे आपको 1 1 0 0 0 0 एंड दिस इज 4 0 एंड 4। ठीक है, फिर हमने क्या करा, R3 इक्वेशंस को, R3 को मैंने 4 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 1। ठीक है, फिर मैंने अगेन ऑपरेशन लगाया R1 में, तो ये R1 - R3 में यहाँ पे लगाऊंगी। तो यहाँ से ये मेरे को मिल जाएगा 0 -1 0 0 0 0 एंड 1 0 1, ये आपको मैट्रिक्स मिली रिड्यूस फॉर्म में। ठीक है, अब ये तो मैंने देखो मैट्रिक्स रिड्यूस करके देखा ही, बाकी यहाँ पे x भी तो था इज इक्वल टू 0 में, तो x1 x2 एंड x3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इक्वेशन बनाएंगे, x1 पे बिहाफ पे तो यहाँ 0 है, x2 के बिहाफ पे यहाँ माइनस है, -1 है, तो माइनस के x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तरीके से यही कहो कि x2 इज इक्वल टू 0, बात वही है। ठीक है ना,
इसी में तो सारे जीरो, इसमें देखो x1 माइनस के x1 प्लस के x3 इज इक्वल टू जीरो, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस के x3। अब देखो मैंने क्या करा, x3 की वैल्यू को मैंने कुछ मान लिया, बाय द वे मान लो मैंने मान लिया, सॉरी x1 की वैल्यू को मैंने मान लिया t, x1 की वैल्यू को मान लो हमने t मान लिया, ठीक है। x3 की वैल्यू को मानना पड़ेगा ना, सॉरी x3 की ही वैल्यू को हम मानेंगे t, तो यहाँ से x2 की वैल्यू तो जीरो है और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास माइनस की, तो आपका जो इगन वेक्टर होगा, इसको मैंने p1 नाम दे दिया, तो वो क्या होगा t0 माइनस के t, सॉरी t, यहाँ से आप t कॉमन ले लो, -1 0 1, ठीक है, वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर्स है, ठीक है। तो ये आपका एक पहला इगन वेक्टर होगा। ये इगन वेक्टर कौन सा हुआ आपका यहाँ पे, ये जो आपका पहला इगन वेक्टर आपको मिला है वो आपको मिला है -1 0 1 कॉरस्पॉन्डिंग टू इगन लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो हम सिमिलरली लैम्डा 2 इज इक्वल टू -2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इगन वेक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। मैं एक पेज और ऐड कर देती हूँ, जरा बस 1 मिनट मुझे दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, तो इस केस में आपका लैम्डा 2 माइनस के a x इज इक्वल टू, सेम वही प्रोसीजर चल रहा है, ठीक है। माइनस लैम्डा 2 की वैल्यू -2 है एंड माइनस a आपको करना है, ठीक है। तो यहीं से देख लेती हूँ मैं, -2 तो करना ही है, तो ये आपका यहाँ पे माइनस के 2 0 0 0 -2 0 एंड 0 0 -2 हो जाएगा, माइनस ये करना होगा आपको 1 -1 -1 1 3 1 एंड माइनस के 3 1 -1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट माइनस के 3 1 1 -1 -5 -1 3 -1 -1, ठीक है। ये आपको सॉल्व कर, पहले इसको मैं इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर ले रही हूँ ऑपरेशंस लगा के। R3 में ऑपरेशन लगाऊंगी मैं सबसे पहले, R3 प्लस R1, ठीक है। तो माइनस के 3 1 1 -1 -5 -1, यहाँ से 0 0 तीनों 0 हो जाएंगे, ठीक है। R2 में ऑपरेशन लगाऊंगी, R2 में ऑपरेशन क्या लगा रही हूँ मैं, R2 को मैं एक तरीके से -1 से डिवाइड कर दे रही हूँ मैं, -1 से डिवाइड कर दे रही हूँ मैं, तो ये माइनस माइनस हट जाएगा सारा, ठीक है ना, तो इजीली हो जाता है थोड़ा। तो माइनस के 3 1 1 1 5 1 0 0 0 ये हो जाएगा। फिर मैं ऑपरेशन लगाऊंगी R2 में, R2 माइनस R1 करूंगी, तो मेरे को मिलेगा इसमें माइनस के 3 1 1 दैट इज 4 4 एंड 0 0 0 0, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, R2 को 4 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे को मिलेगा 3 1 1 1 1 0 एंड 0 0 0, ठीक है। फिर मैं अगेन ऑपरेशन लगाऊंगी R1 में, R1 माइनस R2 करूंगी, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा ये माइनस के 4 0 एंड 1 है नी, और ये 1 1 0 एंड 0 0 0, ये आपकी मैट्रिक्स आई रिड्यूस फॉर्म में फाइनल, ठीक है। एंड x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखो कॉफिशिएंट कंपेयर करो, तो x1 की जगह यहाँ -4 है, x2 का 0 है, x3 का 1 है, तो माइनस के 4x1 प्लस के x3 इज इक्वल टू 0, एक तो आपको ये मिला, दूसरा मिला यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ये आपको मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो कि x3 की वैल्यू आपको मिल रही है 4x1 एंड x2 की वैल्यू आपको मिल रही है आपको यहाँ से माइनस के x1, तो यहाँ से आपने x1 की वैल्यू को t ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस के t एंड x3 की वैल्यू मिल जाएगी आपको यहाँ से 4t। तो यहाँ से जो आपका ये सेकंड ईगन वेक्टर आपका निकल के आता है P2 कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगन वैल्यू -2, ठीक है। तो वो आपको क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू t थी, x2 की वैल्यू -t थी, x3 की 4t थी, यहाँ से आप t कॉमन निकाल सकते हो, तो ये जगह आपको 1 -1 एंड 4 t बाहर आ जाए, सॉरी दिस, ठीक है। तो वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट, तो जो आपका ईगन वेक्टर सेकंड होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगन वैल्यू -2, तो वो आपका क्या होगा, दिस वन, ये आपका सेकंड ईगन वेक्टर होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो डिस्टिंक्ट ईगन वैल्यूज पे आपको डिस्टिंक्ट ही ईगन वेक्टर्स आपको मिल रही है। अब देखो t की वैल्यू अब 1 रखो 2 रखो, तो इसके लिए आपको अलग अलग ईगन वेक्टर्स आपको मिलते चले जाएंगे। ये तो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ले ली ईगन वेक्टर की, ठीक है।
अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए हमारा इगन वेक्टर अभी फाइंड आउट करना रह रहा है, उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। थ्री के लिए हम अपना क्या करेंगे, इगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो 0 3 0 0, सॉरी गलत हो गया, 3 0 0 ना, 0 3 0 0 0 3 माइनस ए मैट्रिक्स क्या थी मेरी, ए मैट्रिक्स कोई बताएगा मेरे को। ए मैट्रिक्स थी मेरे पास 1 -1 -1 1 -1 -1 1 3 1 और -3 1 -1 -3 1 -1 ये था, ठीक है ना। तो इसको आप वो करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 2 1 1 -1 0 -1 3 -1 4, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स मिली और मैं पहले इसको रिड्यूस फॉर्म में कर लेती हूँ मैट्रिक्स को, ठीक है ना, रिड्यूस फॉर्म में ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं इस मैट्रिक्स को दोबारा से यहाँ लिख लेती हूँ। मेरे को मैट्रिक्स मिली है 2 1 1 1 0 -1 1 0 -1 एंड 3 -1 4, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स मेरे को मिली। इसको मैंने रिड्यूस करा, ऑपरेशंस लगाए R3 में, R3 + R1 करा, ठीक है। फिर यहाँ से मेरे को मिलेगा 2 1 1 ये माइनस है क्या, यस, ये -1 आएगा, -1 0 -1 एंड 5 0 5, ठीक है। फिर यहाँ R3 में ऑपरेशन लगाएगा, R3 को मैंने डिवाइड कर दिया 5 से और एक ऑपरेशन और लगा रही हूँ, R2 को मैं डिवाइड कर रही हूँ R2 को -1 से, ठीक है। ये माइनस हटा दे रही हूँ, तो यहाँ से मेरे को 2 1 1 ये 1 0 1 हो जाएगा एंड दिस इज 1 0 1, ठीक है। सेम चीज R1 में मैंने ऑपरेशन लगाया, R1 - R2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 1 0 1 0 1 एंड 1 0 1, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, ऑपरेशन लगाया R1 में, अगेन R1 - R2 करा, तो आपको मिलेगा 0 1 -1 1 0 1 एंड 1 0 1, ठीक है। फिर अगेन मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे R3 में, R3 में ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस के R2, तो यू विल गेट 1 -1 1 0 1 -1 1 0 1 एंड 0 0 0, ये आपके मैट्रिक्स आपके रिड्यूस फॉर्म में आ गए, ठीक है। और यहाँ से आपने x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 करा, ठीक है। अब कंपेयर करो कोफिशिएंट्स की, तो x1 का तो 0 ये x2 का है यहाँ पे 1 एंड x3 का है यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपका x1 + के x3 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो x2 की वैल्यू x3 के बराबर है एंड x1 की वैल्यू आपके यहाँ पे -x3 के बराबर आएगी, ठीक है। तो मैंने काम करा, x3 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे सपोज t मान लिया, तो आपको क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू आपको -t मिलेगी एंड x2 की वैल्यू होगी आपकी t के ही बराबर होगी। तो यहाँ से आपका जो ईगन वेक्टर होगा, आपका थर्ड ईगन वेक्टर जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईगन वैल्यू λ3 इज इक्वल टू 3, तो वो आपको मिलेगा ये x1 की वैल्यू सॉरी माइनस की t, x2 की वैल्यू t एंड x3 की वैल्यू t। तो यहाँ से आपने t कॉमन लिया, तो यू विल गेट -1 1 1 वेयर t बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। तो ये आपका क्या होगा, ईगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू λ इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखो, आपको 3 ईगन वेक्टर्स मिल गए, ठीक है ना, 3 ईगन वेक्टर्स आपको मिला। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड मैट्रिक्स की फाइंड आउट कर ली, इस मैट्रिक्स की हमने ईगन वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, यही ईगन वैल्यूज आई थी आपकी भी 2 -2 3, ठीक है। इन ईगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ईगन वेक्टर्स फाइंड आउट करे, जो कि देखो ये थे हमारे, इनको हमने P1 P2 P3 का नाम दिया था, उन्होंने V1 V2 V3 का नाम दे दिया, ठीक है। यही ईगन वेक्टर आए थे हमारे, ठीक है ना, 1 -1 0 1 1 -1 4 एंड -1 1 1, देखो आप देख सकते हो यही ईगन वेक्टर हमारे आए थे, ठीक है ना। जो हमारा पहला ईगन वेक्टर था ना -1 0 1, ठीक है ना। जो दूसरा ईगन वेक्टर था ये हमारा देखो -1 -1 4 एंड 1 1 एंड -1 1 1, ठीक है। यही ईगन वेक्टर्स हमारे आए थे, ठीक है। अब देखो हमको क्या करना है, हमको एक ऐसा बेसिस फाइंड आउट करना है B डैश सच दैट कि जो हमारी मैट्रिक्स होगी इस ट्रांसफॉर्मेशन की,
इस बेसिस के रिलेटिव, वो भी हमारी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। देखो, तो उस केस के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको लीनियर इंडिपेंडेंट इगन वेक्टर्स की आपको जरूरत होगी, ठीक है ना। तो जब हम बेसिस बी डैश की बात करेंगे ना, तो उस बेसिस बी डैश में आपके क्या होते हैं, जो आपके वेक्टर्स होते हैं वो आपस में लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं। तो जो हमने ये इगन वेक्टर्स निकाले हैं ना हमने, इन इगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ए के, वही इगन वेक्टर्स आपका ये बेसिस भी बनाएंगे आपका बी डैश इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इन्हें एक ऐसा सेट चाहिए था जो लीनियर, क्योंकि देखो डायगोनलाइजेबल होने के लिए आपको इंडिपेंडेंट इगन वेक्टर्स की जरूरत है, एंड फॉर द बेसिस आल्सो आपके उसमें जो वेक्टर्स होते हैं वो भी आपके कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इगन वेक्टर्स जो कि हमारे आपस में लीनियरली डिपेंडेंट थे, उन वेक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं इस बेसिस को डिफाइन करने में। तो जो हमारे 3 इगन वेक्टर्स निकले थे, यही हमारा क्या बनाएंगे, बेसिस भी बनाएंगे, क्योंकि हमको डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको n लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर्स की जरूरत है, एंड फॉर द बेसिस वी आल्सो रिक्वायर्ड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये आपको बेसिस मिल गया। अब आपको ये नॉन स्टैंडर्ड बेसिस मिल गया। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि अब आपको इस बेसिस के रिगार्डिंग जो है आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है रिलेटेड टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैंने आपको इससे पहले भी वीडियोस में करवाया हुआ है कि जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ड्राइव करी थी ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स ड्राइव करनी है ओवर द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो ए डैश मैंने ये आपकी वो मैट्रिक्स मान ली है जो कि इस बी डैश मैट्रिक्स के रिगार्डिंग होगी, ठीक है ना, इस ट्रांसफॉर्मेशन की। तो वो कैसे होगी, देखो हम जब स्टैंडर्ड बेसिस था तो हम लोगों ने जो मैट्रिक्स निकाली थी वो ऐसे निकाली थी, टी वी1, उसमें हमने ई1 ई2 ई3 मान लिए थे जो कि हमारे स्टैंडर्ड बेसिस के इगन वेक्टर्स थे। यहाँ पे हमने वी1 वी2 वी3 माना, या पी1 पी2 पी3 कुछ भी मान लो, मैंने जैसे पी1 पी2 पी3 माना था तो पी1 भी लिख सकते हो, ठीक है ना, टी वी2 एंड टी वी थ्री। देखो जब हम स्टैंडर्ड बेसिस के रिगार्डिंग जब हमने मैट्रिक्स ड्राइव की तो इस तरीके से तो ट्रांसफॉर्मेशन निकाली थी, तो यहाँ पे हमने ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस बी मेंशन नहीं करा था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा बेसिस बदल गया, ठीक है। तो इसकी हम फिर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स ओवर द बेसिस बी डैश फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आपका ये टी वी वन है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका टी वी वन है तो आपने सबसे पहले तो टी वी वन निकाला ओवर द स्टैंडर्ड बेसिस बी डैश। देखो पहले तो आप टी वी वन निकालोगे, टी वी वन आपका क्या है, माइनस के 1 0 1 है, ठीक है, बी डैश। अब उसके बाद आपने क्या करा, आपने -1 0 1 -1 0 1, देखो यहाँ पे रखो -1 0 1, तो x1 की वैल्यू -1 है, ठीक है, ये 0 है, -1 0 1, तो -1, तो ये आपको मिलेगा -2, ठीक है। फिर यहाँ पे -1 0 1, तो प्लस का 1, ये आपको 0 मिल जाएगा, -1 0 -1 तो ये 3 हो जाएगा, 0 1 -1 तो ये होगा 2 2 0 2, आपको ये मिलेगा 2 0 2, ठीक है। अब ये तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की इमेज आई थी, इस v1 वेक्टर की इमेज आई थी ओवर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपको क्या है, बी डैश बेसिस के बी डैश बेसिस के रिस्पेक्टिव आपको इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। देखो मैंने आपको ये कराया था ऊपर क्वेश्चंस में, ठीक है ना, कि अगर आपको किसी ट्रांसफॉर्मेशन की ओवर द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस अगर आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है तो हम कैसे करते हैं, ये ना, ये मैंने आपको पहले ही करवाया हुआ है, ठीक है ना। तो अब जैसे कि देखो ये मेरी इमेज इस तरीके से कुछ आई थी, अब मैं इसका क्या करूंगी, चेंज ऑफ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देखो मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करते हैं जैसे आपका बेसिस चेंज होता है, ठीक है। तो फिर 4 4 जैसे कि, तो यहाँ पे मेरे को क्या ओवर द बी डैश, अब मेरे को क्या करना होगा, बस इस वेक्टर का मेरे को कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स मेरे को फाइंड आउट करने पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, वेयर यस, जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ओवर द बेसिस बी डैश जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये 2 0 0 ही मिलेगा, तो वही इन्होंने यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। सिमिलरली आप टीवी2 के लिए पहले इमेज निकालोगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, फिर आप ओवर द बी डैश इसके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करोगे, ठीक है ना। तो ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा ओवर द बेसिस बी डैश, ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की। ये क्वेश्चन तो सिर्फ आपका यहीं तक था, ये तो चीज आप पहले ही पढ़ चुके हो कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की आपको मैट्रिक्स कैसे निकाल देते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे ओवर द नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से उसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है।
आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। ये किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म, देखो तो अब आप देख सकते हो ये जो मैट्रिक्स आएगी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आएगी, इसमें बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ही आपके होंगे। और देखो जो प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट्स है वही ईगन वैल्यूज भी थी, देख सकते हो आप 2 -2 और 3, ठीक है ना। ठीक है, तो ये डायगोनलाइजेबल टॉपिक आपका खत्म होता है। अब हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो, मतलब कि कोई आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज भी कर दोगे तब भी वो आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है ना। जैसे कि आप इस मैट्रिक्स को देख सकते हो, आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदल दो, कॉलम को रो में बदल दो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये रोज है, इन रोज को आप कॉलम में बदल दो, 0 1 -2 1 3 0 एंड -2 0 5। तो आप देख सकते हो अब भी ये मैट्रिक्स सेम ही है बिल्कुल। इस मैट्रिक्स जो ए थी ये अपनी ट्रांसपोज के भी बराबर, तो दीज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बराबर नहीं होते तो वो आपकी नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की इगन वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो सिंपल सा फंडा है इसका कि आपको कोई भी एक स्क्वायर एन क्रॉस एन की एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी वो आपकी डायगोनलाइजेबल होगी, ठीक है ना, एक्सेप्ट उस फॉर्म की सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप ना ले जो सिर्फ डायगोनली हो, ठीक है ना। जैसे कि भाई अब मैं ले लूं एक मैट्रिक्स, मैं आपकी ले लूं 2 0 0 0 2 0 0 0 0। तो अब इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करूंगी तो मेरे को मैट्रिक्स यही मिलेगी, तो है तो ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन दिस इज आल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस फॉर्म की मैट्रिक्स को ना लेके, क्योंकि जहां पे ऑलरेडी आपकी ये कैसी मैट्रिक्स हो, डायगोनल मैट्रिक्स हो, क्योंकि हम लोगों को जो n लीनियर इंडिपेंडेंट इगन वेक्टर्स आपको मिलेंगे उस चीज को भी हमें ध्यान में रखना होता है। इस केस में हो भी सकता है आपको कहीं कहीं n लीनियर इंडिपेंडेंट इगन वेक्टर्स मिले या ना मिले, ठीक है ना। तो आपको जो मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो वो आपकी डायगोनलाइजेबल भी होगी, उसकी जो इगन वैल्यूज होंगी वो सब एक रियल नंबर्स होंगे, और जो आपका लैम्डा, जैसे मान लो आपको कोई इगन वैल्यू है इस मैट्रिक्स ए की विद मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, मतलब कि कई बार हो जाता है कि आपको लैम्डा 1 की वैल्यू 2 मिल रही है, लैम्डा 2 की वैल्यू 2 मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इगन वैल्यू आपकी 2 इसकी मल्टीप्लिसिटी जो है वो क्या है, 2 टाइम्स है, 2 बार हमको ये मिल रही है इगन वैल्यू, ठीक है ना। तो इसके पास इसमें भी क्या होगा, जैसे कि लैम्डा 1 आप जैसे कि 2 इगन वैल्यू जो है आपकी 2 बार आई किसी में, तो इट हैज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हुई है, और 2 ही इसके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट इगन वेक्टर्स भी होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो इगन स्पेस क्या होता है, इगन स्पेस जो होता है वो आपका क्या होता है, उसमें आपके इगन वेक्टर्स का ही तो ये सेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें भी इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, उस कॉरेस्पॉन्डिंग इगन वैल्यू के थ्रू वो 2 ही हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरम होती है इस थ्योरम को रियल स्पेक्ट्रल थ्योरम भी बोलते हैं, और जो इगन वैल्यूज जो होती हैं ए के उनके सेट को हम स्पेक्ट्रम ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है वो मैट्रिक डायगोनलाइजेबल होगी, उसकी जो इगन वैल्यूज होंगी वो सब रियल नंबर्स होंगे, और हर एक इगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपके इगन वेक्टर्स होंगे वो भी आपके कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और अगर इन केस आपका ऐसा हो रहा है कि कोई इगन वैल्यू है वो आपकी 2 टाइम्स आ रही है या 3 टाइम्स आ रही है, तो उस केस में भी आपके इन मैट्रिसेस के जो इगन वेक्टर्स होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देखो ये मैट्रिक्स आपको दे रखी है, मैट्रिक्स आपकी डायगोनलाइजेबल है, हमें प्रूव करना है। देखो तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके बराबर है ना, आप ट्रांसपोज करो इसका, इस रो को कॉलम में लिख दो, इस रो को कॉलम में लिख दो, तो ये मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज है सेम इसके बराबर ही आ रही है। तो इगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इगन वैल्यू फाइंड आउट करी, आपने लैम्डा i माइनस ए का डिटर्मिनेंट निकाला, आपको ये मिला, ठीक है, ये क्वेश्चन मिली, ठीक है। अब देखो इसकी इगन, कोई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है वेरिएबल फॉर्म में, तो उस केस में आप क्या चेक करते हो, उसका वो चेक करते हो, क्या कहते हैं उसको, हमें वो नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन हम करते हैं ना बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं शायद इसको भी, है नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब इसका मतलब क्या, रियल वैल्यूज हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स है। बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू चेक करते हैं ना, तो यहाँ पे हमने क्या करा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को चेक करा, बी ये यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे जो b है इसकी वैल्यू ये है आपकी माइनस के a प्लस बी, और
जो आपका c है, जो कांस्टेंट होता है वो आपको a b माइनस के c स्क्वायर है। तो b स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4a मतलब कि 1 एंड c। जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपको देखो ये मिला। अब स्क्वायर में तो कोई देखो स्क्वायर है तो उसका मतलब ये तो टर्म आपकी कैसी है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, रियल नंबर सॉल्यूशंस तो है ही, तो इगन वैल्यूज तो इसके पास है जो कि रियल नंबर्स है, ठीक है। और जब आप इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखोगे तो आप देख सकते हो कि इसको जब सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू b और c की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो देखो ये अपने आप में डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है ना। जब आप इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखोगे तो उस केस में भी आपको क्या मिलेंगे, दो डिस्टिंक्ट रियल ईगन वैल्यूज ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स आपकी कैसे होगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं कि मान लो कोई भी आपको मैट्रिक्स गिवन है p, उसको हम ऑर्थोगोनल कब बोलेंगे, इफ वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल भी होगी, मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा, एंड उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा ना वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, ऐसा, ठीक है। या मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि P इंटू पी का ट्रांसपोज मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो हम क्या कहते हैं कि कोई नहीं भी दो मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या, उसमें से एक मैट्रिक्स दूसरी का ही क्या है, इनवर्स है। तो इस केस में जब P इंटू पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि P ट्रांसपोज ही क्या है, एक्चुअल में इनवर्स है इस P मैट्रिक्स का, ठीक है ना। वो आपकी कैसी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आपकी होती है, ठीक है। एक और चीज होती है, व्हाट इज ऑर्थोनॉर्मल सेट। आप लोगों ने ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे कि i इंटू जे, ठीक है, या फिर j इंटू के, लाइक दैट, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 0 के बराबर होता है, मतलब दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड i इंटू आई अगर आप करते हो तो दैट इज 1, या j इंटू जे आप करते हो दैट इज 1। तो यही आपके क्या होते हैं, इसी को ये ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं, जहाँ पे पी आई इंटू पी जे, मान लो कोई ये दो आपके वेक्टर्स हैं, इज इक्वल टू 0 होंगे कब, जब आई आपका जे के बराबर नहीं होगा, और जब आई जे के बराबर होगा तो उस केस में क्या आता मिलता है आपको 1। इनको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं। जैसे कि आपने बेसिकली फिजिक्स में या मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, ये शायद 11वीं क्लास का टॉपिक है कि आई जे के, आप लोग अगर डायरेक्शन भी बनाए, आई जो आई कैप होता है इसको हम एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं, जे को वाई एक्सिस को, के को जेड एक्सिस को, वो these axes are perpendicular to each other, ठीक है ना। तो i इंटू आई आपको 1 मिलेगा, j इंटू जे आपको 1 मिलेगा, k इंटू के आपको 1 मिलता है, एंड i इंटू जे, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनकी वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं, जहाँ पे सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट 1 मिले और डिफरेंट वेक्टर्स का प्रोडक्ट आपको 0 मिले, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बोलते हैं। ये तो देखो प्रूफ कर रखा है इन्होंने, प्रूफ की तो ऐसी जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि P मान लो आपको कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है ना, हमें ये शो करना है, ठीक है। ये देखो थोड़ा टाइपिंग में ऊपर नीचे है लेकिन समझ में आ रहा होगा फिर भी आपको। ये 1 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 है पहली रो, दूसरी रो है आपकी माइनस के 2 अपॉन में √5, 1 अपॉन में √5 एंड 0, तीसरी रो है आपकी माइनस के 2 अपॉन में 3 √5, माइनस के 4 अपॉन में 3 √5, 5 अपॉन में 3 √5, ठीक है। ये आपको P मैट्रिक्स दे रखी है। देखो हम क्या करेंगे, अगर हम ये प्रूव कर दे कि P इंटू पी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो मैं ये शो कर लूंगी कि मैथ ऑर्थोगोनल। इसका मतलब क्या हुआ, जो P ट्रांसपोज है यही आपका क्या इनवर्स है इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो P लिया और इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज करा, दोनों का प्रोडक्ट करा, मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, दैट मींस दिस मैट्रिक्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और आप देख सकते हो ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी मान सकते थे, मतलब एक ही तरीका, नॉर्मली कर लो तो वैसे ही कर रहे। देखो इसको P1 P2 एंड P3 मान लो। P3 ये जो कॉलम वेक्टर है ना, इनको P1 P2 P3 इस तरीके से मान लिया, ठीक है ना, ऐसे। तो P1 जो है 1 अपॉन में 3 है, ये आपका -2, ये जो है ना ये आपका ऐसे है, ये 1 अपॉन में 3 है, ये माइनस के 2 अपॉन में √5 है, और ये आपका माइनस के 2 अपॉन में 3 √5 है। ये थोड़ा टाइपिंग से ऊपर नीचे हो गया है चीज, ये 2 अपॉन में 3 है, ये आपका सॉरी दिस इज 1 अपॉन में √5, ये जो है ना ये आपका 1 अपॉन में √5 है, ये 5 नहीं है यहाँ पे, एंड ये आपका माइनस के 4 अपॉन में 3 √5 है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे ये 2 अपॉन में 3 है, ये आपका 0 है,
ठीक है ना। और ये आपका 5/3√5 है, ऐसे है ये, ठीक है ना। वो थोड़ा टाइपिंग से ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। अब आप देखो P1 की आप P2 में मल्टीप्लाई करो, या P1 की P3 में मल्टीप्लाई करो, या P2 की P3 में, आपको जीरो ही मिलेगा। आप करके देख लो, ठीक है। P1 की P1 में खुद से करोगे, अब P2 की P2 में करोगे, P3 की P3 में करोगे, तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपकी कैसी हो गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना। देखो आप देख सकते हो, देखो मैं आपको दिखाऊं, P1 की हमें किस में मल्टीप्लाई करनी है, मान लो P2 में करनी है। एक में करके दिखा रही हूँ, बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो ये क्या है, 1/3 है, ये -2/√5 है, और ये आपका -2/3√5 है। P1 की हमें P2 में मल्टीप्लाई करनी है ना, तो यहाँ पे P2 दे रखा है मेरे को 2/3, ये है मेरा 1/√5, एंड ये है मेरा -4/3√5, ठीक है, ठीक है। तो देखो 1/3 इंटू 2/3, आपको क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ लिख दो 2/9, माइनस के 2/√5 इंटू 1/√5, √5 5 हो जाता है, माइनस के 2/5, ठीक है। प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 जाए 8 हो जाएगा, अन अपॉन में 3 3 9 एंड 9 5 जो 45 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करो, 45 एलसीएम आ जाएगा, आपको यहाँ मिलेगा 10 माइनस के 18 प्लस के 8, 10 8 18 हो जाएगा, 18 माइनस के 18 अपॉन में 45, इट मीन 0 मिल गया ना, आपको मिल रहा है 0, ठीक है। तो P1, तो इसी तरीके से आप करोगे ना, तो इससे भी आप कह सकते हो कि आपको ऑर्थोनॉर्मल सेट फॉर्म कर रहे हैं, तो फिर आप कहोगे कि ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो कल आज के लिए बस इतना ही। कल को हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल को हम ये टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है ना। बस यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, फिर तो कुछ एप्लीकेशन है इसकी, बस, ठीक है ना। ये आपका खत्म हो जाएगा, फिर दो तीन वीडियोस में ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, इगन वैल्यूज वाला चैप्टर, ठीक है ना। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी आपको कोई टॉपिक समझ में ना रहा हो, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड या आप लोग इसको जरूर देखना, ठीक है ना। जिन बच्चों ने चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बेसिस एंड मैट्रिक्स की आपने नहीं देखी, या फिर कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते नहीं देखो, उस वीडियो को जाकर देखना। और यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन की इमेजेस देखो कैसे निकाली जाती है, वो भी मैंने आपको बता दी थी। बस इस मैट्रिक्स को हमें ओवर द बेसिस बी डैश, हमको इसको इसकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी थी, जो कि ये निकल कर आती। ये आप लोग मेरे को बताएंगे कि आपने ये करा या नहीं करा, ये प्रोसीजर आप खुद करिएगा। फिर भी नहीं होता है तो मैं करा ही दूंगी। वैसे आप देखना, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, जिसमें हम जो है किसी मैट्रिक, आपको कॉलम मैट्रिक्स दे रखी होती है ओवर द बेसिस बी डैश, हम उसको किस तरीके से उसके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालते हैं, ये मैंने बहुत वीडियोस में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप कीजिएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स निकालने के लिए भी उनकी स्केलर्स की वैल्यू निकालते हैं, स्केलर्स की वैल्यू ही जो होती है वही आपकी कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स आपकी बनाती है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि हम लीनियर इंडिपेंडेंसी के लिए करते हैं ना, लीनियर कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वही चीज होती है इसमें भी, ठीक है। आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, आपको आता ही है सब, आप लोगों ने सब देखा हुआ है, ठीक है। सो ठीक है, कल को हम लोग फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कुछ थ्योरम्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और आप लोग आज का ये सब रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।